नाजरीन, आलमी सतह पर तेल की कीमतों में तेज़ी से इजाफा होता दिखाई दे रहा है और ऐसे में पाकिस्तान में महंगाई का तूफ़ान आ सकता है। ये भी ख़दशा पैदा होता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास क्या एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि पाकिस्तान को इस खदशे से बचाया जा सके। डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या समझते हैं कि इस वक्त जिस तरह से आलमी तौर पर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, पाकिस्तान में भी महंगाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इस किस्म की भी खबरें आ रही हैं, तो क्या लगता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्या हिकमत अमली अपनानी होगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि पेट्रोल और डीजल में अगर हम तफरीक कर लें और वो इसलिए कि पेट्रोल से चलती है गाड़ी, पेट्रोल से चलता है मोटरसाइकिल, लेकिन डीजल से पूरा मुल्क चलता है। करेक्ट। डीजल ट्रक में भी आता है, बसेस में भी जाना है, वो जनरेटर्स में भी जाएगा, वो फार्म ट्यूबल्स में भी जाएगा। तो मेन इम्पॉर्टेंट जो इसके यहाँ पे महंगाई का जो ड्राइवर बन सकता है वो डीजल होता है। अब दो चीजें बड़ी अजीब सी सामने आती हैं। अगर पिछले 2 हफ्ते में आप देख लें, जुलाई की 16 तारीख से जुलाई की 31 तारीख तक पाकिस्तान में पहले जुलाई की 16 तारीख को कीमत थी कोई 323 रुपए की लीटर और अब चल रही है 393। लगभग 22% का इजाफा आया है सिर्फ पिछले 2 हफ्तों के पीरियड के दौरान। बांग्लादेश में कोई इजाफा नहीं आया, भारत में कोई इजाफा नहीं आया, श्रीलंका में कोई इजाफा नहीं आया, नेपाल में कोई इजाफा नहीं आया। बांग्लादेश में इजाफा आया है सिर्फ 1.4% और पाकिस्तान में 22% के करीब। एक तो इतनी तेजी से जो कीमतें डीजल के ऊपर जा रही हैं, इस खित्ते में ये सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है, बाकी ममालिक में ऐसा नहीं है, ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया जा रहा। दूसरा ये कि इस वक्त इस खित्ते में डीजल की कीमत जहाँ तक उसका ताल्लुक है, वो सबसे महंगी तरीन कीमत हो गई है इस खित्ते के अंदर। तो एक तो डिस्टिंक्टली ये नजर आता है कि ये हमारा पाकिस्तान का एक ऐसा सिस्टम है जो इस खित्ते की सबसे बड़ी, इस खित्ते का सबसे महंगा डीजल सप्लाई करता है। इस खित्ते की सबसे बड़ी चीनी भी पाकिस्तान के अंदर है, सबसे महंगी चीनी पाकिस्तान के अंदर है, सबसे महंगा आटा इस मुल्क के अंदर है, इस खित्ते के सबसे महंगी बिजली जो है वो भी पाकिस्तान के अंदर है। तो ये एक सिस्टम है जिसका शायद मोहसिन नकवी साहब कल जिक्र कर रहे थे कि ये सिस्टम जो है ये कोलैप्स कर गया। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि इसका मतलब तो ये हुआ, जो जितनी भी आपने चीज़ें गिनवाई हैं, तो फिर मामला तो यही है कि जैसे आपने खुद फरमाया कि सिस्टम तो लगता है जैसे कोलैप्स कर गया, लेकिन सर इसका हल क्या है? अगर हम पेट्रोलियम सेक्टर की बात करें तो क्या आप समझते हैं कि ये सारा मामला जो है इसको डीरेगुलेट कर दिया जाए तो चीज़ें कुछ बेहतर हो सकती हैं? देखिए, पिछले 50 सालों में 20 वज़राए आज़म आए। जब भी बात होती है कि मामला ठीक नहीं जा रहा है, महंगाई बहुत हो रही है, तो हुकूमत तब्दील करने की बात आ जाती है, कैबिनेट रिशफल की बात आ जाती है। ये मेरे नज़दीक, मेरी मेमोरी में पहली दफ़ा है कि सिस्टम को बदलने की बात की जा रही। अच्छा सर, माफ़ी चाहता हूँ आपको डिस्टर्ब करने की। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ सर हमें बार बार ये खुशखबरियाँ सुनाई जाती हैं कि नए ज़खायर दरियाफ्त हो गए हैं, सिंध में कुआं निकल आया है, बलूचिस्तान में निकल आया है। तो ये सर, ये पेट्रोल के कुएं जो अनाउंस किए जाते हैं वो हमें नज़र क्यों नहीं आते? हमें उससे फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा? क्या वाकई कुछ हो रहा है? जी, दो मुख्तलिफ इशूज आपने उठाए हैं कि उनका फ़ायदा क्यों नहीं होता और क्या वो वाकई एग्जिस्ट करते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें तो आप हकीकतन ज़मीनी हकीकत के हवाले से देख सकते हैं कि पाकिस्तान में एक नौजवान आबादी है, जौहरी ताकत हमारे पास मौजूद है, एक मजबूत फौज है, जोग्राफिया बहुत क्रिटिकल है, चारों तरफ जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट मुल्क हैं, चीन की शराकत मौजूद है, अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान को बहुत अहमियत दे रहा है, खलीजी ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करना चाहते हैं। रिकोडेक हमारे सामने है, ग्वादर एग्जिस्ट करता है, आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़े चली जा रही हैं। JF-17 के जो एक्चुअल ऑर्डर्स हमारे सामने आ गए हैं,
वो एक हकीकत है। इलाकाई तिजारत में कितना इजाफा किया जा सकता है, मादनी वसाइल कायम है। जिस चीज की कमी नजर आती है वो एक कौमी सिमत है। ये वो जितनी चीजें मैंने आपके सामने रखी वो एक्चुअली आपको नजर आती हैं, वो जमीनी हकाइक हैं। एक कौमी सिमत नजर नहीं आती। यहाँ पे आप सोचिए कि सियासत जो है एक उसके ऊपर लड़ाई हो रही होती है, एक वसाइल के ऊपर लड़ाई हो रही होती है, एक जो मुल्की सिमत है वो हर पार्टी हर सूबा एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा होता है। इदारा इदारे से लड़ रहा है। बिल्कुल सर, सही बात है, समत का तयन करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा ये भी बताइएगा कि ये भी हमें खबर आई कि 21 कंपनियों और 3 ममालिक ने गवादर बंदरगाह से ऑपरेशन शुरू करने की दरख्वास्त की है। क्या लगता है आपको इस दरख्वास्त को खित्ते में पाकिस्तान की बंदरगाहों की अहमियत में इजाफे के तनाजुर में किस तरह से इसको आप देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक गवादर का ताल्लुक है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी आप खबर दे रही हैं वो इस चीज की गवाही देता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरा हो गया। कुछ एक हफ्ते पहले वहां पे बहुत बड़ा बहरी जहाज जो है वो लोड हुआ है, उसमें जो है वो फ्यूल भरा गया है, जिसका मतलब ये है कि अब सर्विसेज का टाइम जो है वो शुरू हो गया है। सर्विसेज के आप सोचिए कि वहां पे कोई 2500 टन फ्यूल भरा गया और उस एक सर्विस का जो मालियत है वो तकरीबन $2 मिलियन की बनती। आप सोचिए कि अगर साल के 100 जहाज वैसे खड़े हो जाएं तो वहां पे कोई $200 मिलियन का जो रेवेन्यू है वो खड़ा हो जाएगा। सिंगापुर का इस वक्त तकरीबन जो सर्विसेज का रेवेन्यू है उसकी बंदरगाह से वो कोई $45 बिलियन का बनता है। आप सोचिए, ये अपॉर्चुनिटी का गैप है। मैं नहीं कह रहा हूं कि हम सिंगापुर का मुकाबला कल से शुरू कर देंगे, मैं सिर्फ ये सामने रख रहा हूं कि पोटेंशियल कितना है। सर आपने पोटेंशियल की बात की, तो सर ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान और चीन ने ग्वादर अफ्रीका कॉरिडोर के लिए जो 5 साला मंसूबा सर मुतारिफ करवाया, क्या आप समझते हैं कि अब इससे यहाँ पे वाकई ही अब तरक्की होगी और दुबई की छुट्टी होने वाली है, पाकिस्तान में ये ग्वादर पोर्ट जो है ये अब उभर के सामने आएगा सर? देखिए, 2-4 बातें आपने कही हैं। आपने एक जुमला इस्तेमाल किया कि दुबई की छुट्टी होने वाली है। कतन ऐसी कोई बात मेरी नज़र में मुझे नज़र नहीं आती कि दुबई की छुट्टी होने वाली। मुझे नज़र नहीं आता कि अगले कुछ महीनों में ग्वादर जो है वो दुबई के सामने खड़ा हो जाएगा और वहाँ पहुँच जाए। ये सालों की बात है। लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त नज़र आ रही हैं, जो खलीजी ममालिक हैं वो बहुत बड़ा एक ऑयल का स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है वो पाकिस्तान के अंदर कायम करने की बातचीत हो रही, उसके कुछ ड्राफ्ट जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इस किस्म की जो शराकतदारी वाली बातें हैं वो सामने आ रही हैं। इसी तरह पाकिस्तान के बॉर्डर के उस पार जो है जो इतना लंबा कोई 900 किलोमीटर का बॉर्डर ईरान के साथ है, वहाँ पे लगभग 108 अरब बैरल जो है वो जेर जमीन तेल पड़ा है। वहां पे कोई 34 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर जो है वो गैस पड़ी। आप सोचिए कि वो इतने बड़े जखायर हैं और उन जखायर को जो सबसे बड़े इस्तेमाल करने वाले हैं वो चीन है और वो भारत है। और जोग्राफिया ऐसा है कि उन जखायर और इस्तेमाल करने वालों के बीच में पाकिस्तान है। तो आप अंदाजा सारे जखायर जो हैं, जो ट्रिलियन जखायर हैं, ये इवेंचुअली पाकिस्तान से गुजर के जाने, चाहे वो गैस की पाइपलाइंस हों, चाहे वो जाल बिछाया जाए तेल की पाइपलाइंस का, क्योंकि ज़खायर पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पे है और जो इस्तेमाल करने वाले बड़े ममालिक हैं वो पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर पे। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान ने काज़ाकिस्तान को जो 3 बड़ी बंदरगाहें हैं, कराची की, पोर्ट कासिम और ग्वादर तक रसाई देने का जो पेशकश की है, सर आप क्या समझते हैं कि इससे वाकई ही जो वस्त एशियाई रियासतें हैं उनके साथ पाकिस्तान का जो तजारती ताल्लुक है मजबूत होगा, हमें फ़ायदा होगा सर? जी, यहाँ पे बात हो रही है इत्तेहादी बंदरगाहों, ताकि दूसरी बंदरगाहों के साथ किसी किस्म का इत्तेहाद जो है वो बनाया जाए और मिल के काम किया जाए। मैं नहीं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कहीं ग्वादर पोर्ट ने या कराची पोर्ट ने
या पोर्ट कासिम ने कहीं मुकाबला करना है दूसरी बंदरगाहों के साथ। बहुत सारी दुनिया की बंदरगाहें हैं जो इस वक्त उनके रेट बहुत कंपैरेटिव हैं पाकिस्तान के मुकाबले में। पाकिस्तान की बंदरगाहों को भी बहुत सारा सफ़र जो है वो तय करना है। हमें कंपटीशन उनके साथ जो है वो बढ़ाना है। हमें जो रोटेशन का टाइम पीरियड है वो दुबई की बंदरगाह हो, सिंगापुर की बंदरगाह हो, वो बहुत आगे हैं हमारी बंदरगाहों से। तो अभी आधी बातें हो रही हैं और पाकिस्तान की बंदरगाहों को रेट कम करने हैं, पाकिस्तान की बंदरगाहों को डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना है, पाकिस्तान की बंदरगाहों को जो रोटेशन का पीरियड है उसको कम करना है।